फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में राइट्स ऑफ द एजेंट देखा था, उससे पहले में ड्यूटीज ऑफ द एजेंट देखा था। लेकिन प्रिंसिपल का रोल क्या है? एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशनशिप है। एजेंट जो काम कर रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल को बाइंड करता है, इसीलिए तो एजेंसी का रिलेशनशिप है। इसीलिए तो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो अभी के क्वेश्चन में ये देखना है कि थर्ड पार्टी के लिए प्रिंसिपल का लायबिलिटी क्या है। ए ने बोला बी को और सी के लिए काम करने का बोला, जा तो सी से अमाउंट कलेक्ट करके आ। तो ए का अगेंस्ट सी के सामने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बी मनी कलेक्ट करके आएगा तो अगेन ए नहीं जाएगा। तो एजेंट सभी काम जो कर रहा है वो ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल ही कर रहा है। एजेंट का अपना कोई पर्सनल लायबिलिटी अराइज नहीं होगा। सब लायबिलिटी जो अराइज होगी वो प्रिंसिपल की अराइज होगी। लेकिन कुछ कॉन्ट्ररी कॉन्ट्रैक्ट में बताया है कि कुछ ऐसा सिचुएशन है तो एजेंट लायबल है, जहां पे लाइक पर्सनल इंटरेस्ट एजेंट का होता है, वहां एजेंट लायबल हो सकता है। ऐसा कोई कॉन्ट्ररी इंटेंशन नहीं है तब एजेंट लायबल नहीं होगा, सिर्फ प्रिंसिपल ही लायबल होगा। क्यों? यहाँ एजेंट एंड थर्ड पार्टी के बीच में प्राइवेटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कंसिडरेशन भी एजेंट एंड थर्ड पार्टी के बीच में पास नहीं हो रहा है। प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी के बीच में है, कंसिडरेशन प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी के बीच में है। प्राइवेटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड कंसिडरेशन वो एजेंट एंड थर्ड पार्टी के बीच में है ही नहीं, इसीलिए एजेंट लायबल पर्सनली नहीं हो सकता है। प्रिंसिपल विल बी रिस्पॉन्सिबल। एजेंट तो सिर्फ प्रिंसिपल के बिहाफ काम कर रहा था। एजेंट के हर एक काम के लिए जो लीगल काम है, विद इन द अथॉरिटी काम है, उसके लिए प्रिंसिपल ही लायबल होगा। इसीलिए यहाँ पे बोला है प्रिंसिपल कौन से काम के लिए लायबल होगा? एजेंट ने विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी काम किया है तब उसमें से जो ऑब्लिगेशन अराइज होगी उसके लिए प्रिंसिपल लायबल होगा, एजेंट नहीं। एज लाइक सेम मैनर प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट किया होता वैसे ही प्रिंसिपल लायबल होगा। सेम लीगल कंसिक्वेंसेस प्रिंसिपल के अगेंस्ट अराइज हो सकती है। यानी डेफिनेशन का ही पार्ट हुआ। एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ प्रिंसिपल को बाइंड कर सकता है, इसीलिए तो वो एजेंट है। तो ऐसी सिचुएशन में काम किया हुआ एजेंट ने है, लेकिन लीगल कंसिक्वेंसेस ऑब्लिगेशन सब प्रिंसिपल की खड़ी होगी, इसीलिए यहाँ पे हम प्रिंसिपल्स की लायबिलिटी अराइज हो रही है ऐसा बोलेंगे। यहाँ पे एग्जांपल दिया है आपको, ए ने बी से गुड्स परचेस किया, मालूम ही था कि भाई ए तो एजेंट ही है, ही इज द एजेंट, ही इज द एजेंट, लेकिन प्रिंसिपल का नाम मालूम नहीं था, हु इज द प्रिंसिपल वो मालूम नहीं था। ए ने बी से गुड परचेस किया, बी का प्रिंसिपल कौन है वो मालूम नहीं, इतना मालूम है कि बी और किसी के बिहाफ काम कर रहा है। तो बी का जो प्रिंसिपल जेड होगा ना, वो भी ए पे स्यू कर पाएगा फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स, एंड ए कैन नॉट सेट ऑफ अगेंस्ट द क्लेम ए डेट ड्यू टू हिम फ्रॉम बी। अच्छा सा पॉइंट है। ए ने बी से गुड्स परचेस किया, बी एजेंट था, बी ने बताया नहीं मैं किसका एजेंट हूं। बाद में कुछ भी सही प्रिंसिपल मालूम पड़ेगा तो प्रिंसिपल ए पे स्यू करेगा, प्रिंसिपल ए पे स्यू करेगा, ए प्रिंसिपल को पेमेंट करेगा, तो बी का कोई ड्यू पेंडिंग है वो सेट ऑफ भी नहीं कर पाएगा। प्रिंसिपल का लायबिलिटी है अगेंस्ट द एजेंट, सिर्फ प्रिंसिपल विल हैंडल सच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट, ए है वो बी का एजेंट है, ए के पास मनी लेने का अथॉरिटी था, उसने सी के पास से मनी ले लिया। बी प्रिंसिपल, सी को मनी पे करना था बी को, बी ने ए को बोला जा तू सी के पास से लेके आ, ए लेके आया, सी के पास से मनी बी को नहीं दिया तो भी सी डिस्चार्ज हो जाएगा। बी अगेन सी से नहीं मांग पाएगा, अगेन मांग नहीं पाएगा। क्यों? ए को मिला उसका मतलब बी को मिल गया है। जब एजेंट अथॉरिटी में रह करके काम करता है तो प्रिंसिपल लायबल है, लेकिन एक्सीड्स द अथॉरिटी है तो जो बोला था उससे ज्यादा जाके काम किया तो विद इन द अथॉरिटी है एंड वो सेपरेट हो सकता है।
एट दैट टाइम जो उतना ऑथोरिटी है उतने के लिए प्रिंसिपल बाइंड होगा, बियॉन्ड द ऑथोरिटी के लिए प्रिंसिपल बाइंड नहीं होगा। लेकिन आगे आएगा सेपरेबल नहीं है तो प्रिंसिपल बाइंड ही नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे सेपरेबल है ऐसा मान के एक्सीड्स द ऑथोरिटी से काम किया है एजेंट ने, तो जितना ऑथोरिटी था उतने के लिए प्रिंसिपल लायबल एंड बियॉन्ड दैट प्रिंसिपल लायबल नहीं है। ए ओनर है, सीप एंड कार्गो दोनों उसके पास है। ए ने बी को बोला था आपको सीप का इंश्योरेंस लेना है, ए ने सीप का तो लिया ही है लेकिन कार्गो का भी इंश्योरेंस लिया है। ए तो सिर्फ सीप का ही प्रीमियम पे करेगा, कार्गो का प्रीमियम पे नहीं करेगा। नेक्स्ट, एक्सेस ऑफ ऑथोरिटी है सेपरेट, यहाँ तो सेपरेबल था कि सीप का प्रीमियम एंड कार्गो का प्रीमियम दोनों सेपरेट था। आपको बोला था सीप का, आपने सीप कार्गो दोनों का लिया तो सीप का प्रीमियम मैं पे करूंगा, कार्गो का नहीं, क्यों? सेपरेबल है। एक्सीड्स द ऑथोरिटी लेकिन सेपरेबल। नाउ एक्सीड्स द ऑथोरिटी है लेकिन सेपरेबल नहीं है, सेपरेट नहीं हो सकता है। बियॉन्ड द स्कोप आपने काम किया है तो प्रिंसिपल बाउंड नहीं होगा। बियॉन्ड द ऑथोरिटी सेपरेबल नहीं होता है तो प्रिंसिपल बाउंड नहीं होता है। यहाँ पे आप सीप को लैम्प से अलग नहीं कर सकते, उसके बच्चों को अलग नहीं कर सकते। आपको बोला था 500 सीप परचेस करके आओ, अब तो 200 लैम्प फ्री ऑफ में लेके आए, 6 लाख में लेके आए। एट दैट टाइम ए मना बोल सकता है कि आपने बियॉन्ड ऑथोरिटी किया है, अलग नहीं हो सकता है, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ए ने बी को बोला था 200 का बिल लिखना, उसने 1000 का लिख दिया तो बिल अलग नहीं हो सकता है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूटेट ही करना पड़ेगा। जब देखो सबसे पहले आपको बोला था कि एजेंट के काम के लिए प्रिंसिपल लायबल है, बाद में बोला था एक्सेस ऑथोरिटी है तो अप टू ऑथोरिटी प्रिंसिपल लायबल, बियॉन्ड ऑथोरिटी प्रिंसिपल लायबल नहीं। लेकिन सेपरेबल नहीं है तो पूरे के लिए प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा। उसका भी एक्सेप्शन है एस्टोपल की तरह, एजेंट काम कर रहा है उसके ऑथोरिटी में नहीं था लेकिन ऐसा दिख रहा है कि उसकी ऑथोरिटी में है, ऐसा कोई इंड्यूसिंग बिलीफ, ऐसा कोई सिचुएशन है कि लोगों को ऐसा लगता है कि ये एजेंट का ऑथोराइज काम है, अनऑथोराइज काम नहीं है। वैसे तो एजेंट काम कर रहा है विदाउट ऑथोरिटी, थर्ड पार्टी के लिए ऑब्लिगेशन खड़ा कर रहा है, प्रिंसिपल के बिहाफ खड़ा कर रहा है, तो प्रिंसिपल बाउंड होगा जब वर्ड्स और कंडक्ट से सामने वाले को आपने इंड्यूस किया है, अट्रैक्ट किया है, ऐसा बिलीव करने में मजबूर कर दिया है कि मैं ये ऑथोराइज काम ही कर रहा हूं। एट दैट टाइम जब इंड्यूस हुआ है लेकिन एजेंट ने उसको मना भी नहीं बोला है, तो ऐसी सिचुएशन में प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होगा अनऑथराइज्ड एक्ट ऑफ द एजेंट। थर्ड पार्टी बिलीव दैट इट इज विद इन द ऑथोराइज्ड बिकॉज इंड्यूस्ड बाय द प्रिंसिपल थ्रू द कंडक्ट, हेंस प्रिंसिपल इज लायबल। ए ने बी को बोला था ये गुड्स बेच दे लेकिन इतने प्राइस से कम में नहीं बेचना, तभी भी सी को बेच दिया, सी को मालूम नहीं था कि इसका रिजर्व प्राइस डिसाइड किया हुआ था, तो ए बाउंड है। गुड फेथ में परचेस किया है, गुड फेथ में सी ने परचेस किया है, बी ने ऑन बिहाफ ऑफ ए जो गुड्स बेचा था उसके लिए ए भी रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ए ने बी पे ट्रस्ट रखा, विंडोज इन ब्लैंक ओपन चेक दे दिया, एंड बी ने वो सी को दे दिया, प्राइवेट ऑर्डर का वायोलेशन करके बोला तो तेरे पास रखना, लेकिन सामने वाले सी को मालूम नहीं था, तो ये दिया हुआ है वो वैलिड है, दिया हुआ है वो वैलिड है। Consequences of notice given to agent, consequences of notice given to agent, कोई भी चीज आपने एजेंट को बताया है वो प्रिंसिपल के बताया बराबर है। इंफॉर्मेशन ऑब्टेन बाय एजेंट वो इज लाइक सिमिलर टू ट्रांजेक्टेड विद द प्रिंसिपल ओनली। प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी के सेम लीगल कॉन्सिक्वेंसेस अराइज होंगे जैसे वो इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल को दिया था। आप कोई भी हेल्थ क्लेम है या इंश्योरेंस क्लेम है उसका इंफॉर्मेशन एजेंट को देते हैं तो उसका मतलब प्रिंसिपल आपने इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया है ऐसा माना जाएगा, लेकिन एजेंट को इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म भी करना पड़ेगा। लेट मी सी, यहाँ पे ए अपॉइंट हुआ है, वो
सी से परचेस करने के लिए बी ने ए को बोला है, बी ने ए को बोला तू जा सी के पार्ट से गुड्स परचेस करके आ। क्यों? बी को ऐसा लगता था कि सी उसका ओनर है, ऐसा मान के ही ए ने परचेस किया था, लेकिन ऐसा सही नहीं निकला, वो डी का गुड्स था। बी को मालूम नहीं था एट दैट टाइम बी जो सी से मनी मांग रहा था उसका सेट ऑफ भी नहीं ले पाएगा, लेकिन एजेंट को मालूम होता है तो प्रिंसिपल को मालूम है, ऐसा मान सकते हैं। तो वैलिड ट्रांजेक्शन यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होगी। अपॉइंट किसने किया? बी ने। किसको किया? ए को। किस लिए किया? तो जा सी से गुड्स लेके आ। था किसका? डी का था। किसको मालूम नहीं था? बी को मालूम नहीं था, लेकिन ए को तो मालूम था, तो बी रिस्पॉन्सिबल है। एजेंट को नॉलेज है, उसका मतलब वो नॉलेज प्रिंसिपल को है, ऐसा आप मान सकते हो। एजेंट ने कोई फ्रॉड किया, मिसरिप्रेजेंटेशन किया, कुछ दगा दिया है एजेंट ने, प्रिंसिपल की लायबिलिटीज अराइज हो जाएगी। एजेंट ने कुछ भी मिसरिप्रेजेंटेशन फ्रॉड किया हुआ है, ड्यूरिंग द बिजनेस किया हुआ है, तो इज लाइक सच एजेंट if misrepresentation committed by the principal। एजेंट ने कुछ भी फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन किया है तो प्रिंसिपल ने किया है, ऐसा माना जाएगा एंड प्रिंसिपल लायबल होगा। लेकिन जो काम विद इन द ऑथोरिटी नहीं था वो काम में आपने फ्रॉड किया है तो प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा। आपको जो अथॉरिटी दिया था उसी काम में एजेंट ने कुछ फ्रॉड किया है तो ही प्रिंसिपल लायबल होगा। यहाँ पे ए है वो बी का एजेंट है सेल ऑफ गुड्स के लिए। ए ने सी को बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करके, इंड्यूस करके, मिसरिप्रेजेंटेशन करके गुड्स दिया था। एक्चुअल में बी को अथॉरिटी ही नहीं थी कि वो सी को गुड्स दे पाए, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ द सी। मिसरिप्रेजेंटेशन करके, गलत इंफॉर्मेशन दे के सी ने गुड्स परचेज किया है, तो एट दैट टाइम बी ने सही इंफॉर्मेशन नहीं दी, सी अग्रीड पार्टी है, सी के ऑप्शन से कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। ए है वो बी की शिप का कैप्टन है, उसने बिल ऑफ लेडिंग है वो साइन किया हुआ है, तो बिल ऑफ लेडिंग है, वॉइड है। क्यों? यहाँ पे आपको क्लियरली बोला था कि कैप्टन को विदाउट रिसीव्ड द बोर्ड ऑफ गुड्स मेंशन देयर इन। ए जो बी की शिप का कैप्टन है उसने बिल ऑफ लेडिंग में साइन किया था, लेकिन उसको गुड्स को विदाउट रिसीव्ड है, तो बिल ऑफ लेडिंग वैलिड ही नहीं होगा, कंसाइन ऑफ हो जाएगा। ए ने बी को बोला ये गुड्स तेरा आ रहा है, बी ने साइन करके दे दिया, गुड्स आया ही नहीं, तो बी कंसाइन हो ही नहीं पाएगा। प्रिटेंडेड होने की वजह से यहाँ पे बिल ऑफ लेडिंग वॉइड होगा एंड बी जो शिप ओनर है वो ए जिसको शिप दिया हुआ था, जिसने साइन किया हुआ है लेकिन अथॉरिटी नहीं है, तो वॉइड हो जाएगा एंड वैलिड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ रिलेशन अराइज नहीं हुए हैं। फ्रेंड्स, प्ले स्टोर में जाके तेजवानी इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, पहले से वीडियो सुनिए। थैंक यू वेरी मच।